बेशक समस्याएं हैं, हमने ही किया है और हम ही इस समस्या को भी करके देंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे लगभग अपनी यात्राएं मोटरसाइकिल से ही कर लेता हूं, लेकिन यहाँ की मुझे जानकारी नहीं थी। मैं जनप्रतिनिधियों को इसलिए अवगत कराऊंगा और बहुत जल्द इस समस्या का निस्तारण होगा। रही बात यहाँ की पुल की बात की जा रही है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी यही रहा करते थे। जब एनएचआई के कर्मचारियों ने इसका सर्वे शुरू किया तो सर्वे करने के दौरान उन्होंने पानी के अंदर तक भी अपनी मशीनें डाल करके देखी थी। मैंने व्यक्तिगत तौर पे औराई आते जाते हुए देखा था, महाराजगंज में भी देखा है। वहाँ पे सर्वे के दौरान जो उसकी रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर बोरिंग होती है हैंडपम्प की, उस हैंडपम्प की बोरिंग के दौरान नीचे जाने पर कहीं कहीं जो है पत्थर मिलता है, तो कहीं कहीं तो कुछ दलदल की स्थितियाँ उन्होंने मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ दलदल की स्थितियाँ नीचे हैं। अब क्या यथा स्थिति थी मैं नहीं जानता, तो उस आधार पर इस पुल का जो है निर्माण नहीं हो पाया यहाँ पर फ्लाईओवर का। और रही बात इसके, तो अगर जो एक बार निर्माण जो हो जाता है तो फिर वो एक दशकों तक के लिए तो हो ही जाता है या शताब्दियों तक चलता है। चलिए, मैं विकास की बात कांग्रेस के पास करने जाता हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरीके की विकास की बात इन्होंने बताई उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विकास भैया, इस समय मजदूर, एक आदमी के जीवन यापन का सबसे 4 ही मंत्र होते हैं उनके: रोजगार, खाद्य तेल और शिक्षा और स्वास्थ्य। ये चारों चीज़ भदोही में कहाँ हैं? आप देख सकते हैं, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार, और खाद्य तेल का जो पूछने के हर गरीब और तबके के मजदूर के लिए ज़रूरत है खाद्य तेल की, वो कहाँ है? 180 रुपये किलो। सरकार कहाँ जाएगी? क्या आप देगी 2022 में जवाब, जब ये जनमानस की गरीब और मजदूर पूछेगा कि आपका डीजल और पेट्रोल और खाद्य तेल कहाँ होगा? चलिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाता हूँ। जी क्या? जी मैं आता हूँ। बात विकास की हो रही थी, तो मैं विकास बताना चाहता हूँ। मैंने भी सुना है और मैंने भी पढ़ा है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी अध्यापक थे, पहलवान थे। जी बोलिए आप। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पहलवान थे और अध्यापक थे, है ना। विकास इतना तेज हुआ कि कोठियां बन गई, पूरे परिवार के विकास इतना हुआ कि कोठियां बन गई। अब विकास देखना चाहते हैं हमारे योगी मोदी जी का, वही कपड़ा पहन के चलते हैं। कोई भ्रष्टाचार का चिन्ह भी नहीं लगा सकता हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को। मैं बताना चाहता हूँ, इन समाजवादी पार्टी का कल्चर, बसपा का कल्चर और कांग्रेस का कल्चर, इस देश को लूटना, इस देश की जनता को पैसे को लूटना है। मेरी बातें पूरी नहीं हुई, लूटना है। मुझे आज भी वो बातें याद हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। मैं मानता हूँ मेरा देश उसमें गरीब था, लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे थे कि उनके कपड़े पेरिस धुलवाने के लिए जाते थे, वो भी मुझे याद है। पूछना चाहता हूँ कांग्रेस भाइयों से, कहाँ देश मेरा गरीब था और उनके कपड़े कहाँ जाते थे धुलने के लिए? चलिए, मैं कपड़ों की बात करता हूँ। कपड़ों की बात करता हूँ। बिल्कुल, उन्होंने कहा पेरिस जाती है। क्या आज़ादी के पहले भी उनकी कपड़े जो है पेरिस नहीं जाया करते थे? जवाहरलाल नेहरू के एकलौते पुत्र जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड पढ़ा करते, जिनको नहीं मालूम हो वो उनके लिए 7 गेट पर 7 कारें खड़ा हुआ करती थी उनको लेने के लिए, कि उस यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 7 गेटों पर उनके लिए कि कब इससे निकल जाया करे। उन लोगों ने क्या नहीं दिया? इलाहाबाद को नहीं दिया, इस देश को नहीं दिया। चीनी मिल आपका खत्म हो चुका। शारदा उन्नयन मिल जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बेच दिया। शारदा उन्नयन मिल में बदल गई। तो वहीं पर रोजगार कहाँ से मिलेगा? जब आप कहते हैं बेदाग हैं, आप कहते हैं बेदाग। दो गुजराती आए इस देश में, अमित शाह और मोदी जी, वो स्वच्छ और राजनीति करके चले गए, लेकिन उन्होंने बेचा किसको? 2 गुजरातियों को, अबानी और अंदानी को। उन्होंने 2 सिख में बेदाग हैं, वो हम मानते हैं। हमारे राज्य में भी पूंजी घोटाले हुए, कोयला घोटाला हुआ, लेकिन वो लोग भी बेदाग है। कहीं ना कहीं कुछ प्रत्यारोप और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। राजनीति का ये पीड़ा है, लेकिन आपके जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री को आरोप प्रत्यारोप कुछ भी नहीं है, ये मानकर आप ये करिए। लेकिन आपने किसको बेचा? 2 गुजरातियों को। 2 गुजराती इस देश में आते हैं, झोला उठाकर कहते हैं, आज भी कहते हैं मेरा क्या होगा, झोला उठाया हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। लेकिन आपने किसको बेचा? अबानी और अंदानी को। क्या अच्छी बात है।
चलिए, इन्होंने कपड़ों की बात की, इन्होंने प्रधानमंत्री पे कपड़ों की बात की, मैं नरेंद्र मोदी के कपड़ों की बात जाता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के कपड़े तो 43 लाखों में बिकते हैं भैया, हर घंटे बदलते हैं। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर, कभी आसाम के वो टोपी वाली फोटो, आप लोग फोटो के तो सबसे बड़े शौकीन अगर कोई इस समय देश में है तो प्रधानमंत्री जी। चलिए, समाजवादी उसके साथ जो बीजेपी का विरोध करे। चलिए भैया, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, जो इन्होंने भाई साहब हमारे टोपी के भाई साहब नहीं, भदोही मानिए, कमेंट जो किए, जी। इन्होंने जो कमेंट किया बिल्कुल नागवार है, टिप्पणी किया हमारे टोपी पर। उनको ये मतलब नहीं, लाल टोपी पहनने से क्या मतलब होता है। आप गुस्सा करते तो आपका चेहरा कैसा होता है, बता दीजिए आप लोग किसी में से। गुस्सा करने पर आप लोग का चेहरा कैसा होता है, और हंसने पर आ जाता है। तो वही लाल टोपी है। चेहरा गुस्से में भी लाल होता है और हंसने में भी लाल होता है। और आपकी भ्रष्टाचारी जो सरकार है, लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं, आप लोग इसे हंसकर और हू करके ताली बजाकर अपनी सरकार को छुपा नहीं सकते। 2022 में रिजल्ट आने वाले कि आप सरकार कैसी है और समाजवादी कैसी है। चलिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन आप सब किसी व्यक्ति विशेष में न जाएं। मेरी पहले भी आप सबके बीच आश्वासन था, अभी भी है। जी, अभी बहन जी ने टोपी की बात किया कि लाल टोपी है। मुझे वह दिन भी याद है, ये टोपी लाल क्यों है? टोपी राम सेवकों को हत्या से खून से लाल है। ये टोपी जो है, राम भक्तों के खून से लाल है। ये अत्याचारी समाजवादी पार्टी के। मेरी आवाज को दबाने का प्रयास न किया जाए। मैं बताना चाहता हूं, बहन जी ने कहा ये लाल टोपी है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का विरोध करती है। ये लाल टोपी पर के खून से रंगी उन राम सेवकों की टोपी है। भाई अभी कहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का विदेश जाता था, चलिए बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं किसानों की लाल टोपी है, जो अपने खून से उसको रंग कर सर पर रखे हुए हैं। जी, बहुत बड़ी बात। तो किसान नहीं आता, इनको अपनी बात छिड़ी हुई है, कपड़ों की बात छिड़ी हुई है, तो मैं कांग्रेस का क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सही उन्होंने आपको कहा। जी, इन्होंने सुनिए, बहुत सही बात उन्होंने बताया। उन्होंने सही कहा, क्योंकि 7 महीने से लगातार किसान गाजियाबाद कोहरे में, इस कोहरे में। तपती हुई और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक राणा जी थे, राणा जी का, लेकिन इस बीजेपी सरकार को जरा सी राणा जी का एक होटल है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी आपने IT विभाग और इनकम टैक्स विभाग में, राणा जी का एक होटल है गाजियाबाद के करीब। वो दोनों टाइम किसानों की भक्ति के लिए उनको खाना पानी दाना व्यवस्था किया गया। इसी व्यवस्था के अंदर उनको उनकी भी होटल के पहले NHI से खुदवा दिया गया, JCB खुदवा कर। मुद्दों पे आते हैं, हम लोग मुद्दों पे आते हैं। सर जी, जो ये लोग कर रहे हैं, सर जी हम पूछना चाहते हैं, यूरिया 50 किलो से 45 किलो वजन क्यों? डाई 50 किलो से 45 किलो वजन क्यों? सुनिए सर जी, पेट्रोल 100 रुपये लीटर, डीजल क्यों? 95 रुपये में डीजल क्यों? सर हम सरकार चलिए, हम पीछे वालों के पास भी चलते हैं। पीछे वालों की जी बिल्कुल। हमारा एक क्वेश्चन हमारे सनी भैया से। जी, आप बोलिए। ये लोग महागठबंधन किए कितनी बार बीजेपी को हराने के लिए, एक पार्टी को हराने के लिए सभी पार्टियों ने गठबंधन किया, लेकिन इस कोरोना महाकाल में किसी ने महागठबंधन नहीं किया। बीजेपी ही साथ आई सबको, कोई महागठबंधन नहीं हुआ कोरोना काल में, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए 10 बार महागठबंधन हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक स्टेट पे ऐसे बुआ पे बुआ दोनों एक हो गए, एक स्टेट पे हाथ मिला था, बुआ पे बुआ दोनों एक। मैं बताता हूँ, बोलिए। चोरी भाजपा वाले ने किया, मुखिया से लड़ते तो मैदान खाली हो जाता। सर जी, बोलिए। जो भैया कहे हैं कि बोलिए, आप बोलिए। अभी भैया ने कहा कि गठबंधन कई पार्टियों से, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, इन लोगों की पार्टी गठबंधन नहीं की। बीजेपी अकेले है, 49 पार्टियों से गठबंधन करके आज समाज सरकार में आई। चलिए मैं गठबंधन की बात हर सब भोलेनाथ भगवान की
भगवान की। तो 2 मिनट शांति से बैठिए जी। कोरोना काल के लिए भाई थोड़ा अपने शांत रहिए, शांत सुनिए सुनिए आप सब भाई सुनिए। जी। कोरोना काल के लिए सब पार्टियों का और सब हिंदुस्तानी का एकमत होना चाहिए, ये पहली बात। चलिए पहले बात सुन लीजिए आप। जी बोलिए। तो कैसे रोकना? कोरोना आया कहाँ से? चाइना से आ गया। चाइना, अब चाइना में रोग क्यों कम है? वहाँ के उन्होंने आदमी मार दिए। अपन क्या किसान लोग हैं? सुनो, 2 मिनट शांति रहो। आप बोलिए बोलिए बोलिए। किसान लोग, चलिए सर मैं आता हूँ, बैठिए मैं आता हूँ। यहाँ पर जो भी टिप्पणियाँ हो, जो भी आलोचनाएं हो, जो भी यहाँ आलोचनाएं हो, वो किसी व्यक्ति विशेष पे ना हो। ये भदोही की बात है और देश की बात है। चलिए अमित जी के पास जाते हैं। बिल्कुल। हमारे सहयोगी मित्र ने, लोकतांत्रिक सहयोगी मित्र, अभी गठबंधन की बात उठाई। गठबंधन समान विचारधारा के दलों का होता है। मैं पूर्व में इसके लिए बता चुका हूँ। एक चीज़ देख रहा हूँ कि लखीमपुर खीरी जैसे पकड़ के रख लिया है। हाथरस ठीक है, लखीमपुर की घटना के लिए आप कहेंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका जवाब दे चुका हूँ और चीज़ें प्रक्रिया में है। लेटर लिख करके मैं व्यक्तिगत तौर पर जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुका हूँ इसके लिए, और ये कह रहा हूँ जो भी होगा हो। अब गेस्ट हाउस कांड को अगर आप लोग भूल करके गठबंधन कर लें, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को भूल जाए, तो ये लोग, इसमें कोई, इन्होंने एकदम सही कहा, एकदम साफ साफ एजेंडा है कि जिस तरह से भी हो तोड़ मरोड़ करके एकदम पूरा लेकर के सत्ता में बैठने का, चाहे अपने विचारधारा की दल हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन जनता की भी बात नहीं है। फिर वही सवाल पिछली डिबेट का काउंटर सवाल करूंगा तीनों पार्टियों से। 2017 अभी बिंदु जी ने भी कुछ देर पहले जो है इस चीज की चर्चा की। परिणाम 2022 में नहीं, परिणाम 3 बार आ चुके हैं। 2017, 2014, 2017, 2019 परिणाम 3 बार आ चुका है। 22 में फिर आएगा, इंतजार करिएगा। 27 साल यूपी बेहाल का नारा दे करके, काउंटर सवाल है, पिछली बार पूछा था, इस बार सीधा जनप्रतिनिधियों से रखिएगा। 27 साल यूपी बेहाल का नारा दे करके कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी से गठबंधन किया। अब उसे 27 साल में समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, क्या सोच करके गठबंधन किया? ये इनके